सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा हैं, लेकिन आज सबसे पहले जिस मौजू पर मैं बात करूँगी वो बड़ा अहम मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर इस पर समाअत की है और मामला है सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, कराची की कीमती ज़मीनों का। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 14 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सिंध की ज़मीनें हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सका। हम किस सदी में जी रहे हैं, और इस पर सूबाई हुकूमत पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि 3 माह का वक्त दे रहे हैं, आपने तमाम जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज करना है। अच्छा, हुआ क्या जिसमें बरहमी का इजहार खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। होता ये है, रिमार्क्स में भी कहा गया कि जो कंप्यूटराइज नहीं हो पाता, इसकी वजह से जो ज़मीनें होती हैं वो अलॉट किसी को होती हैं, लेकिन उस पर कब्ज़ा हो जाता है। फिर ये भी कहा गया कि ना क्लास क्या होता है। ये आप इस सदी में भी हम ना क्लास की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने किस्म की अलॉटमेंट होती है। तो सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो कानून है नाजरीन, उसके मुताबिक ज़मीन की अलॉटमेंट 3 अक़साम की होती है। पहली होती है सर्वे ज़मीन, फिर होती है नाक्लास ज़मीन, और तीसरी होती है मोरसी ज़मीन। जो नाक्लास ज़मीन होती है वो ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और इस पर कोई तिजारती या फिर तामीराती मनसूबा जो है वो कायम नहीं किया जा सकता, और उसकी जो अलॉटमेंट होती है ये 30 से 33 साल होती है। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो अलॉट करता है, साथ ही साथ इसमें जो हमने बताया, एक तो होती है नाक्लास, एक होती है मोरसी ज़मीन। अब ये सारे मामलात हैं और ज़राए ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीनें जो हैं इन पर तजावुज़ात जो कायम हो जाती हैं, ये ऐसे नहीं होता। कराची की कीमती ज़मीन है, इस पर गड़बड़ घोटाला है। ये मामलात ज़मीनों के चलाए कैसे जाते हैं, एक ख़ास सिस्टम है जिसके तहत ये मामलात चलाए जाते हैं। इतने ज़्यादा इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। ये ख़ास सिस्टम क्या होता है, क़वायद व ज़वाबित के तहत क्यों ये कराची की ज़मीनों के मामलात, ख़ासतौर पर कीमती ज़मीनों के मामलात चलाए नहीं जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में करवा देती हूँ। गुलाम आरिफ खान साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन एंड प्लानिंग, बहुत शुक्रिया आपका। और आरिफ जीमा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम हजरात का शुक्रिया। सबसे पहले गुलाम आरिफ साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी, लेकिन ज़ाहिर आप मुझे ठीक से बता सकते हैं आज जिस बात पर सुप्रीम कोर्ट बरहमी का इज़हार कर रही है, अदालती हुक्म पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो कराची की इतनी कीमती ज़मीनें हैं जिनकी अलॉटमेंट दी जाती है, उसके बाद उस पर कब्ज़े हो जाते हैं, ये क़वायद व ज़वाबित से हट के मामलात हो जाते हैं, ये ख़ास सिस्टम क्या होता है, ये कौन है इसके पीछे जो चला रहा है सारे मामलात? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये आपने बिलखुसूस जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन का पूछा है, और आपने इंट्रो के अंदर ये बता भी दिया कि ये 3 किस्म की ज़मीनें होती हैं, और अब नए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन जो है अलॉट किसी को हो ही नहीं सकती। ज़मीन का नीलाम तो हो सकता है, अलॉट नहीं हो सकती कोई ज़मीन। और नौ क्लास का भी आपने बता दिया, 9 क्लास की तो पोजीशन ये है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मैं आपको मिसाल ही दे देता हूँ। शहर में जो है, शहर के अंदर तो खैर जमीन ही बहुत है। ओकेवाड़ी की कुछ जमीनें हैं जिसके ऊपर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली जमीन है। यह ओकेवाड़ी की जमीन, और इसके ऊपर कागजात का बनना और बनाना और गलत करना। शहर के सुरजानी टाउन के अंदर एक प्रोजेक्ट है, मैं बताता हूँ आपको जी। जो अगर आप उस प्रोजेक्ट हम सुनेंगे और ये देखेंगे कि वो एक साइमा अरबियन विलास के नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ये 200-250-300 एकड़ एरिया है। और जब जाकर आप ज़मीन.com GOS के अंदर देखेंगे तो वो सर्वे नंबर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है उनके ऊपर, और 250-300 एकड़ के ऊपर बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, क्या सही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जो इस तरह की कोई इजाजत नहीं, समझे ना। तो इस जमीन का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन है वो भी अब अलॉट होने पर पाबंदी है, अलॉट हो ही नहीं सकती, वो अलॉट हो ही नहीं सकती। लेकिन सब
अब जब आप बता रही हैं और मैं भी जानता हूं कि 16 साल से रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की हुक्म है और एक बार ये रिपोर्ट दे भी दी गई है कि कंप्यूटराइज हो गया है। जी बिल्कुल, है ना। और उसके जब ये कंप्यूटराइज की रिपोर्ट दे दी गई थी, उसके बाद हमारे एक साहब ने जाकर वहीं सुरजानी की जमीन के बारे में उन लोगों से जो कंप्यूटराइज कर रहे थे, उनसे जब पूछा कि ये कंप्यूटराइज हो गई है, तो उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटराइज हो गई है, लेकिन इन सर्वे की हमारा ने दिया। तो ये तो एक करप्शन का बहुत बड़ा सिलसिला है जो रेवेन्यू के अंदर चल रहा है, और यही सिलसिला जो है वो अब केडीए के अंदर इसलिए नहीं चल पाता कि वहाँ अलॉटमेंट नहीं है और वहाँ जो है कोई नई हाउसिंग स्कीम नहीं है। ये इतना हुआ है तो ये तो कार्टेल हो गया ना, ये भी तो एक कार्टेल हो गया ना, कार्टलाइजेशन हो गई। यानी कि अगर वो ज़मीन जो किसी और की है वो किसी और को दे दी जाती है और ज़ाहिर है ये कानूनी तौर पर नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो फिर आरिफ साहब किसी ना किसी को पहुंच रहा है ना। हाँ, फायदा पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर आप दूसरा ले लीजिए, एमडीए ने लोगों को प्लॉट अलॉट अनाउंस की आज से 10 से 12 साल पहले, और वो स्कीम जो है जो 10 से 12 साल पहले लोगों ने प्लॉट लिए, लोगों ने पैसे जमा कराए, पूरे पैसे भी दे दिए, वो जमीनें भी उठाई और दूसरों को अलॉट हो गई। सही। तो एमडीए की जमीनें भी अलॉट हो गई और वो खुद विद कनाइवेंस ऑफ एमडीए अलॉट हो गई। स्कीमें कहाँ गई और वो कहाँ गए। तो ये तो चोर बाजारी और ये करप्शन और ये सब कुछ जो है ये पता नहीं कब बंद होगा, इसका कोई बंद होने का इम्कान नहीं। बड़ी अजीब बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरसों गुजर चुके हैं, कभी रिकॉर्ड जल जाता है। हाँ जी, जी सर। हाँ, अब भी आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट लिए हैं जी, जो अहकाम दिए हैं, जो नोटिस लिए हैं, ये तमाम बाज़ाब्ता है, कोई भी बेजाब्तगी इसमें नहीं है और ये बिल्कुल सही फैसले हुए। ठीक है, पॉइंट टेकन। आरिफ जीवा साहब, जो भी बात गुलाम आरिफ साहब कर रहे हैं वो ज़ाहिर बिल्कुल दुरुस्त है और इसी बात की हम भी निशानदेही कर रहे हैं। ये जो लोगों का नुकसान होता है, ये लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो कानूनी है ना दस्तावेज़ात, हमें तो लीज़ की गई है, उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने हमें लीज़ दी। आप हमारे घर, हमारी दुकानें अगर गिरा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लेकिन अफसोस की बात ये काम बरसों से हो रहा है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। इसी तरह लोगों के मकानात, लोगों की दुकानें टूटती रहेंगी। बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, कीमती ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर कब्जा हो जाता है, वहाँ प्लाजे बन जाते हैं, कभी कुछ तामीर हो जाता है, कभी कुछ तामीर हो जाता है और सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप क्या बताएंगे, आपका जो तजुर्बा है, जो तमाम मामलात हैं, कार्टलाइजेशन जो यहाँ भी हो रही है, कितने महकमे हैं, कितने लोग हैं जहाँ पर जो बैठे हुए हैं जिनको इसका पूरा फ़ायदा होता रहा और हो रहा है? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो अपनी बात जो है बुनियाद से स्टार्ट करूंगा। जो टॉपिक आपने लिया और जहां से आपने शुरुआत की, तो मैं उसमें थोड़ी सी या थोड़ा सा उसमें आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले जमीन जो है ना, सर्वे लैंड 2 किस्म की होती है। एक सर्वे लैंड वो है जो मॉरिशरी होती है, उस मॉरिशरी जमीन का सर्वे नंबर होता है। नागक्लास का आपने तस्करा किया, नागक्लास लैंड जो है वो 30 साल के लिए 90 साल के लिए अलॉट होती है, 99 ईयर्स के लिए कन्वर्ट होती है। आजकल 99 ईयर्स बैंड लगा हुआ है, काफी सालों से 30 साल कन्वर्ट नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अब्दुल्ला शाह साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है वो जो जाम सादिक अली साहब ने, गौस अली साहब ने, या उनसे पहले जितने सीएम आए थे, उन्होंने जितनी जमीनें अलॉट की थी, तो उन्होंने जो है उसको कैंसिल करके एक कमेटी बनाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, और उसके बाद कहा कि जी आप ये जिनके पास जमीन है ये पेनल्टी देंगे, ये सस्ती अलॉट हो गई है, ये जो है रेगुलाइज होंगी, आप पेनल्टी दें और रेगुलाइज कराएं। तो जिन लोगों के पास वो जमीनें थी उन्होंने रेगुलाइज कराई। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब के दौर में फिर जो है वो लोगों को नोटिस आए कि जी वो अब्दुल्ला शाह साहब ने जो रेगुलाइज की थी वो फीस उन्होंने कम ली, आप दोबारा फीस पे करें। फिर लोगों ने दोबारा फीस पे के, ये मैं नाक्लास जमीनों की बात कर रहा हूँ, आपसे एनसी की बात कर रहा हूँ। ये सारी रेगुलाइज दोबारा उस दौर के अंदर, उस पे प्रोजेक्ट्स बने, उस पे जो है वो काम हुआ।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी मैं बड़े अदब के साथ, मेरे जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे उनके अदब रखते हुए कि जो इन्होंने अभी एक बात की प्रोजेक्ट का नाम लेके, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का हम नाम लेते हैं किसी भी चैनल पे आके, और आपका माशाल्लाह बोल चैनल जो है वो हर जगह देखा जाता है, तो चैनल पे बैठ के जब अभी इन्होंने साहिबा अरबियन विलास का नाम लिया है, उसके कम अज कम 5 से लेके 8,000 उससे ज्यादा ही होंगे अलॉटीज हैं, उनकी जो है वो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कहीं 100 मोटो ले लिया जाता है। देखिए वो जमीन भी जो है वो अगर नाक्लास थी, उसमें नाक्लास भी है, सर्वे नंबर भी होगा। उसने अगर बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट किया है और वो पिछले 8 सालों से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को सेल भी किया, उसकी इदारों ने एनओसी भी की, लेसर ने उसको फॉरवर्ड भी किया, एसबीसीए ने उसकी एनओसी भी दी, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हुई, उसमें लोग भी है, लेकिन जमीन जो है वो कोई कब्जे की जमीन पे नहीं बना हुआ वो प्रोजेक्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं, सही है। वो लैंड अगर अलॉट हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट की, उसकी जो जितनी भी दुनिया का उसूल है कि अगर आप सरकार को जो सरकार की फीस है या जुर्माना है वो आप पे कर देते हैं तो आप जो है वो लीगल हो जाते हैं, अगर पैसे नहीं देते तो इलीगल रहते हैं। नंबर 1 ये। नंबर सेकंड ये है कि जब हम बात करते हैं इलीगल की, या जो आपने बात की लोग परेशान होते हैं, बाद में क्लाइंट परेशान होते हैं, हम भी यही बात करते हैं, हम भी यही बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट अगर 25 साल से बना हुआ है या 20 साल से बना हुआ है या 15 साल से वहां लोग रह रहे हैं, तो उसकी लीज भी हुई है, चाहे हम गुजरनाले की बात करें, चाहे हम जो प्रोजेक्ट का तोड़ने की बात की, चाहे हम अलादीन पार्क की बात करें, वो तो अब वो दुकानें भी 25 साल से चल रही हैं, 20 साल से चल रही हैं। केएमसी ने जो उनको लीज दी 30 साल की, केएमसी ने उनको दुकानों 50 साल से बैठे हुए थे दुकानदार, लेकिन जाहिर है वो गैर कानूनी था। मेरा सवाल बिल्कुल यही था कि भाई ये मामला जो गैर कानूनी होते हैं ये हो कैसे जाते हैं? इसमें गलती महकमों की है, गलती उन लोगों की नहीं है जो वहाँ पे 50 साल से या 25 साल से बैठे हुए हैं, उनको इन कानूनी मामलात का नहीं पता है सर। तो क्या किस जगह गलत काम हुआ है? अलादीन पार्क में गलत काम हुआ है। गलत काम एक कल फ़हीम साहब से मेरी बात हो रही थी, फ़हीमुज़्ज़मा साहब से, सर वो हमारे शो में भी थे और उन्होंने ये बताया कि एक दुकान की परमिशन नहीं थी यहाँ पर, बात 280 दुकानों की हो रही है। उन्होंने कहा हमने जो है इनको शायद 15% या 20% कमर्शियल बनाने की इजाजत दी थी। मैंने किसी जगह उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 250 दुकानें हमने बनाई थी, 650 हो गई, वो कब्जा था, लेकिन 250 तो लीगल थी आपकी 250 शॉप्स तो लीगल थी। अगर एक प्रोजेक्ट अभी जो प्रोजेक्ट कल ऑर्डर हुआ है तोड़ने का, नस्ला टावर, ये शारा कायदीन के ऊपर, जी नस्ला टावर, नस्ला टावर की तारीख क्या है? मैं आपको थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम है, क्विकली सर बताएं मुझे, फिर जाना है नादिर के पास। नस्ला टावर जो है वो तकरीबन उसने लैंड परचेज की उसकी 2010 में। जब उसने लैंड परचेज की तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उसको जो है वो तकरीबन समझे 1100 गज का साइट प्लान दिया उन्होंने। उसने नक्शे के लिए जमा कराया, नक्शा जब जमा कराया तो उन्होंने कहा जी 77 गज इसमें एक्सेस होगी, ये लैंड आपकी, आप उसकी पेमेंट करें। उन्होंने 77 यार्ड्स की उनको पेमेंट की। वो नक्शा फॉरवर्ड हुआ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से डीसी ऑफिस में, जो लेसर है, लेसर ने फॉरवर्ड किया मास्टर प्लान को, मास्टर प्लान ने फॉरवर्ड किया एसबीसीए को। ये 4 इदारों से होती हुई आई है। देखिए ना, अभी मैं आपको एक प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ, बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में कितने प्रोजेक्ट हैं जिनकी अप्रूवल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने या आम आदमी ने उसमें फ्लैट खरीदे हुए, घर खरीदे हुए। सही है। 25 साल बाद जब इस केस उठेगा तो वो अलॉटीज कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई जिम्मेदारी तो कोई, यही तो बात है ना कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पॉइंट टेकन। अच्छा नादिर, मजे की बात ये है कि ये लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये महकमा जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही एक झेली महकमा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलमदान ही संभालने के लिए किसी वजीर को नहीं किया गया। 2003 से ये मामला था, फिर 2008 के बाद जो महकमा यूटिलाइजेशन जिसकी बात कर रही हूँ उसकी बागडोर वज़ीर आला के बजाय साबिक़ वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को दे दी गई थी। फिर अभी हम जब देखें 2015 में नैब की इंक्वायरीज चली तो फिर एक शख्स का नाम आता है यूनुस मेमन, जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। ये सारे मामलात जिसकी कड़ियाँ जुड़ती हैं और जब अदालती हुक्म आता है तो फिर कार्रवाई भी होती है। सवाल मेरा ये है कि जब महकमे काम कर रहे हैं ना, तमाम महकमे हैं जहाँ से होते सारा मामला होता है, ये जो एक ख़ास तरीक़ेकार जिसका नाम दिया जा रहा है, ज़राए कह रहे हैं ख़ास तरीक़ेकार है जिसके तहत तमाम ज़मीन के मामलात चलते हैं और ये सबको पता है, तो फिर इदारों की क्यों सरजनिश नहीं होती? इदारों के लोगों को क्यों पकड़ा नहीं जाता? खुद सिंध हुकूमत अपना किरदार इस पर अदा क्यों नहीं करती?
देखिए, जिस तरह मेरे भाई ने भी फरमाया कि इधर काफ़ी सारे अलग अलग इदारे हैं, 4-5 इदारे तो ऐसे होते हैं जिसका परमिशन लाजमी चाहिए होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट। तो इदारे तो हैं मौजूद और वज़ीर भी है। मेरा खुद अपना दोस्त है मखदूम महबूब, वो इस वक्त वज़ीर है रेवेन्यू का, और डिपार्टमेंट से मेरा भी हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। जी इंशाल्लाह मैं भी आपका पैगाम तक पहुंचाऊंगा। बेहतर ये होगा कि वो खुद आके बताएं, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि लैंड यूटिलाइजेशन जो डिपार्टमेंट है, मैं खुद भी वहाँ पे जाता रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे ज़मीनें हैं जिनके इशूज़ चलते हैं। तो इदारे तो हैं, और जिस तरह मेरे भाई ने बोला कि इदारा परमिशन देता है, गवर्नमेंट फीस देता है, प्रॉपर हर चीज़ को प्रॉपर चैनल से करता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल 4 मंजिला बिल्डिंग की इजाज़त होती है, वहाँ पे 8 या 9 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाती है, फिर जो लोग होते हैं वहाँ पे आवाम खुद मुलविस होती है बुकिंग के अंदर, खरीदो फरोख्त के अंदर, और फिर जब हम तोड़ने जाते हैं तो फिर आवाम शोर करती है। आवाम कैसे मुलविस होती है? आवाम इसी तरह ना कि अगर आवाम को पता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 मंजिला बिल्डिंग की इजाजत है, और आवाम को नहीं पता होता, लोगों को इतनी अक्ल और इतनी समझबूझ नहीं होती है लैंड के मामलात की। अगर एक शख्स है उसको इतना शऊर नहीं है और वो जा रहा है कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करवा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दे रहा है, उसको तो नहीं मालूम कि ये सही है कि गलत है। ये तो इदारों का काम है ना नादिर गबोल साहब। मैं आपको बैरिया टाउन का एग्जांपल देता हूँ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लगते हैं कि पीपल्स पार्टी खुदा न खासा मुलविस है बैरिया टाउन के साथ। देखिए, बैरिया टाउन का केस तो पूरी दुनिया के सामने है कि कुछ बिल्कुल उनकी ज़मीनें रेगुलराइज हुई भी हैं जो उन्होंने खरीदी हुई हैं, कुछ ऐसी है जो उन्होंने गोठों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे अब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैरिया पैराडाइज नाम का एक प्रोजेक्ट है, ये मीडिया में भी आ चुका है, कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, फिर भी अगर वो बुकिंग लॉन्च करते हैं सबसे पहले कौन जाता है? आवाम ही जाती है ना वहाँ पे बुकिंग करने। सिंध हुकूमत ये तो बहुत ही अजीब सा आर्गुमेंट है नादिर गबोल साहब। आप एक मिसाल लीजिए, चलें एक शख्स है जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, उसने कहा कि मुझे अपना घर लेना है, उसको कोई एक प्रोजेक्ट समझ आया, वो वहाँ गया, उसने जाकर अपना फ्लैट या अपना घर जो भी था वो बुक करवा लिया। सर मेरी बात सुने नादिर, मेरी बात सुने, उसको नहीं मालूम कि इसकी लीज जाली है या सही है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है। वहाँ पर घर बनना शुरू हुआ। जब मामला आया कि आप पोजीशन ले लें तो पता चलता है कि जी ये तो गैर कानूनी है, आप इसको गिरा दें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब केडीए की जानिब से आपको लीज मिलती है, प्रॉपर एक कानूनी दस्तावेज मिलती है, वो कैसे मिलती है, वो क्यों मिलती है, वहाँ से क्यों नहीं पूछा जाता? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, अगर आप घर खरीदने भी जाते हैं तो अगर आप पे ऑर्डर बनवाते हैं या लेते हैं तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, आप उसको डबल वेरीफाई करते चेक करते हैं। उसी तरह अगर कोई लीज है, आपको इक्विपमेंट मिला है तो वेरी इजीली यू कैन गो एंड हैव इट डबल वेरीफाई करें। चलें पॉइंट टेकन। मैं जरा क्विकली पूछ लूं गुलाम आरिफ साहब, ये नादिर गबोल जो बात कह रहे हैं, क्या आप इसको दुरुस्त मानेंगे? मैं आपको जो अभी आरिफ साहब ने एक दूसरी बात फरमाई है अलादीन पार्क दुकानों के बारे में, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है, मैं उनकी उस पूरी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और मैं उसकी वजूहात आपको बताता हूँ। जी सर क्विकली। फहीम जमान का नाम इन्होंने लिया। फहीम जमान ने एक मास्टर एग्रीमेंट किया था, उस मास्टर एग्रीमेंट में कहीं 30% जो है वो कमर्शियल एरिया नहीं थी, कहीं भी 30% कमर्शियल एरिया देने की बात नहीं थी। अच्छा, 5% कमर्शियल एरिया देने की बात थी, 5%। आई हैव द ऑल एग्रीमेंट्स एंड लीज डॉक्यूमेंट्स विद मी। 5% कमर्शियल एरिया देने की बात थी, और लीज के बाद भी 5% था। बात ये होती है कि जो डेवलपर्स बिल्डर्स, विद ऑल ड्यू अपॉलजी टू माय ऑल डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, कि वो अपने उनको फायदा चाहिए, किसी भी शक्ल में नहीं है। एक साहब ने, अब फिर वही बात आएगी कि नाम ले दिया या प्रोजेक्ट ले दिया, नहीं आप प्रोजेक्ट का नाम ना लें तो बेहतर है आरिफ साहब। हाँ, एक साहब ने ये किया कि हुक्म दिया कि पूरा अलादीन पार्क तोड़ दिया जाए। आई एम द विटनेसेस, मुझे कहा कि पूरा तोड़ दिया जाए, और उनको किसी तरीके से इत्तला हुई और उन्होंने अपने सारे दौर दरवाजे बंद करके पूरी सिक्योरिटी चारों तरफ लगा दी। हम नहीं तोड़ सके, और उसके नतीजे में हमको बहुत बुरा भला सुनना पड़ा कि हमने कोऑर्डिनेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसके तीसरे दिन हमें हुक्म हुआ कि इनको 200 दुकानें बनाने की इजाजत दे दी जाए। सही, ये है सारे मामला। ब्रेक मुझे लेनी है, मुझे तो नहीं दे सकते। सही है, सही। आगे सुनिए, आगे सर मुझे ब्रेक लेनी है, आगे सुनिए। तो
200 मकानात जो हैं वो 200 मुझे ब्रेक लेनी है। गुलाम आरिफ साहब, आपका पॉइंट आया सर, गोरख धंधा है, यही मामलात हैं। इन टेक्निकल मामलात थे उन पर गुफ्तगू करना बड़ा जरूरी था। गुलाम आरिफ खान साहब और आरिफ जीवा साहब, आप दोनों हजरात का शुक्रिया। अब इस मामले के कुछ सियासी पहलू बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।